नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। शिवसेना पदाधिकारी और शिरडी ट्रस्ट के सदस्य राहुल कनाल के यहां आयकर विभाग ने आज छापे मारे हैं। तो ये इससे शिवसेना काफी भड़की हुई है। राहुल कनाल आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाते हैं। आज शाम संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उससे पहले ये छापेमारी की गई है। आयकर छापे को लेकर आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का फिर से आरोप लगाया है। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीएमसी चुनावों तक ऐसे ही छापे पड़ते रहेंगे और इस छापे से काफी ज्यादा नाराज है शिवसेना। आपको बता दें एक बार फिर से कि ये शिवसेना के पदाधिकारी हैं कनाल और शिरडी ट्रस्ट के सदस्य हैं राहुल कनाल, जिससे शिवसेना काफी नाराज है और एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। महाराष्ट्रावर आधी देखील अशी आक्रमणं झालेली आहेत। हे दिल्लीचं आक्रमणच आहे। आपण बघत असाल गेल्या काही महिन्यांमध्ये जेव्हा इथे निवडणूक लागेल असं कळायला लागलं आणि महाविकास आघाडीची भाजपला भीती वाटायला लागली तेव्हापासून हे सुरू आहे। हे यूपीमध्ये असं केलेलं, हैदराबादमध्ये केलेलं, बंगालमध्ये केलेलं, आता महाराष्ट्रात निवडणुका येऊ राहिलेल्या आहेत म्हणून इथे सुरू आहे। हा भाजपची एक प्रचार यंत्रणा झालेली आहे। या सगळ्या सेंट्रल एजन्सीज महाराष्ट्र झुकणार नाही आणि महाराष्ट्र थांबणार नाही। रेड्स के ऊपर रेड्स, तो हमने सोचा हम भी एक रेड डालें। हमको भी अधिकार है घुसने का। अगर हमारे घर में कोई घुस रहा है तो मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना को भी अधिकार है घुसने का, घुसाने का। और मुझे तो लगता है कि जब तक ये बीएमसी चुनाव नहीं होते हैं तब तक हर वार्ड में रेड हो, आईटी हर वार्ड में, हर शाखा में। अब यही काम आईटी को या सेंट्रल एजेंसी को, ईडी और आईटी, यही एक काम उनके हाथ में रहा है कि जहां जहां शिवसेना का कार्यकर्ता है, जहां जहां शिवसेना की शाखा है, जहां जहां शिवसेना के लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां रेड्स करें। सिर्फ शिवसेना या तृणमूल कांग्रेस, ये तो सबको मालूम है, ये सरकार गिराने की तो साजिश है। सरकार को दबाव में लाने की शिवसेना के नेतृत्व में जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हुआ है, उनकी सरकार है, उनको दबाव में लाकर ये सरकार अनस्टेबल, अस्थिर करने के लिए, सरकार गिराने की एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा। सोहित, संजय राउत का ये आरोप है कि बल्कि शिवसेना का आरोप है और संजय राउत ने इस बात को दोहराया है कि इस तरह से रेड के ऊपर रेड पड़ रहे हैं और ये जो है इसको बीएमसी चुनाव से जोड़ा भी जा रहा है। शायद आरोप ये भी लगाए गए हैं कि कुछ जो लोग हैं वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और इस तरह की जो ये पूरे छापेमारी दोबारा शुरू हुई है, इसके पीछे किस तरह का मोटिव है इस समय? शिवसेना इसे लेकर काफी नाराज नजर आ रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या बातें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए शिवसेना की ओर से सबसे पहले तो लगातार, और केवल शिवसेना नहीं, महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो लगातार आरोप लगाती रही है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके जरिए कहीं ना कहीं दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है। आज भी मैं आपको बताऊं कि मुंबई में ऐसे कई लोग हैं, मुंबई और महाराष्ट्र में, जहां पर आज भी लगातार छापेमारी की जा रही है। उनमें से एक हैं राहुल कनाल, जो आदित्य ठाकरे के करीबी हैं, बीएमसी में एजुकेशन कमेटी में है, शिरडी संस्था जो है वहां पे भी वो हैं, ट्रस्टी हैं और शिवसेना के नेता हैं। उनके यहाँ पर भी आज इनका आयकर विभाग की रेड चल रही है। इससे पहले यशवंत यादव के यहाँ पर हुआ, नवाब मलिक के यहाँ पर ईडी की रेड हुई, वो फिलहाल जेल में है। ऐसे कई सारी चीजें हो रही हैं और इस सब के बीच संजय राउत आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो उन्होंने इस तरह के कई डॉक्यूमेंट्स पत्रकारों को दिए। सबसे पहले उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा हुआ पत्र है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से ईडी और जो दूसरी केंद्रीय एजेंसीज हैं वो हफ्ता वसूली का काम कर रही हैं, वो लोगों से, बड़े बड़े कंपनी से वसूली कर रही हैं। जो संजय राउत का आरोप है, जो दूसरे पन्ने पर भी लिखा है, उन्होंने कहा है कि ईडी अधिकारी जो हैं वो एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं जितेंद्र चंद्रलाल नवलानी नामक एक शख्स के जरिए। ये जो जितेंद्र नवलानी है, इनके 7 कंपनीज हैं और मुंबई और महाराष्ट्र में ऐसे कई सारे कंपनीज हैं जहां पर ईडी की ओर से छापेमारी शुरू होती है और उसके कुछ समय बाद जितेंद्र नवलानी के इन 7 कंपनीज में करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। इस तरह से अगर आप आगे देखें तो करीबन
70 कंपनीज के नाम संजय राउत ने दिए हैं और साथ ही साथ बताया है कि 58 करोड़ रुपए से ज्यादा इन कंपनीज से वसूली की गई है, जो जितेंद्र नवलानी के इन 7 कंपनीज में दी गई है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आने वाले दिनों में 3 ईडी के अधिकारी जेल में भी जा सकते हैं। एक बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये है कि लगातार जिस तरह से वो आरोप लगा रहे थे, ये सारी जानकारी उन्होंने आज मुंबई पुलिस को दी है और मुंबई पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये भी संभव हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ईडी के कुछ अधिकारियों से भी पूछताछ मुंबई पुलिस करे, क्योंकि अब हम जब संजय राउत को सुन रहे थे वो ये भी कह रहे थे कि किस तरह से अगर समन देने का अधिकार ईडी और दूसरे एजेंसीज के पास है तो वही अधिकार मुंबई पुलिस के पास भी है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से केंद्र बनाम राज्य का जो मुद्दा है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पहले आरोप ये लगा था कि केंद्रीय जांच एजेंसीज के जरिए महाराष्ट्र सरकार हो, पश्चिम बंगाल की सरकार हो, उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके जवाब में आज संजय राउत सामने आए हैं और ये भी कहा है कि आज जो जानकारी उन्होंने दी है वो केवल 10% जानकारी है। इस तरह के और भी कई सारी जानकारी लेकर वो सामने आएंगे और उन्होंने कहा कि जो ये पत्र उन्होंने पीएम मोदी को लिखा है, इस तरह के और भी पत्र वो लिखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब इनकी ओर से भी कई सारे आरोप लगाए गए हैं। अब देखना अहम होगा कि जब पुलिस से जांच शुरू करती है किन किन को बुलाया जाता है और जांच में क्या कुछ सामने आता है। बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते इस तरह के छापे पड़ते रहेंगे, बीएमसी के चुनाव, ये भी कह रहे हैं। धन्यवाद आपका सोहित। और ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से दबाव है केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार पर और सरकार गिराना चाहते हैं और इस तरह के आयकर के छापे पड़ते रहेंगे। इस आयकर छापे को लेकर हंगामा मचा हुआ है और शिवसेना या पूरी महाविकास आघाड़ी जो है वो नाराज है। जिस तरह आदित्य ठाकरे के करीबी के घर पे छापे पड़े हैं, तो ये है इस वक्त ताजा खबर महाराष्ट्र की राजनीति से। ये भी कहा है संजय राउत ने कि केवल शिवसेना और टीएमसी पर ही छापे पड़ रहे हैं। और अब खबर यूक्रेन और रूस के जंग की, जिसका आज 13वां दिन है और तबाही हर तरफ नजर आ रही है। यूक्रेन में तमाम बातचीत की कोशिशें अलग अलग देशों के जरिए की जा रही हैं, ज्यादा किसी चीज का भी नतीजा नहीं मिला है। भारत की चिंता लगातार ये बनी रही है कि उसके जितने भी नागरिक, जितने भी छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित वहां से लाया जाए। तो यूक्रेन का एक शहर सुमी भी है जहां पर इस वक्त हालात खराब हैं और बमबारी भी हो रही है। सुमी से भारतीय छात्रों को निकाला गया है और छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। जंग के बीच सुमी में 694 भारतीय छात्र फंसे हुए थे। पहले भी दूसरे शहरों से भारतीय छात्रों को निकाला गया था, लेकिन इधर का इलाका था जो यूक्रेन और रूस की पूर्वी सीमा का जो इलाका है, वहां पे जो शहर है, वहां से निकाला जाना छात्रों का मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब 694 भारतीय छात्र जो वहां फंसे थे, उन्हें निकाला जा रहा है सुमी से और सभी 694 भारतीय छात्र निकाले गए हैं। ये जानकारी मंत्री हरदीप पुरी ने दी है। इस युद्ध का, इस टकराव का असर कई तरह से पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। अगर आपको ये लग रहा है या हमें ये लग रहा है कि हम बहुत दूर बैठे हुए हैं यूक्रेन और रूस से और हम पर इसका असर नहीं पड़ेगा, तो ये गलत फहमी है। आपने देखा होगा कि तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम किस तरह से आसमान छूने लगे हैं। इसका असर यूक्रेन की जंग का, रूस और यूक्रेन की जंग का कच्चे तेल पर पड़ा है। इस हफ्ते तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा सकती हैं, क्योंकि 5 राज्यों में, यहां भारत में 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे थे उसके चलते दाम अब तक नहीं बढ़े थे, लेकिन राज्यों में चुनाव खत्म हो गए हैं, एग्जिट पोल आ गए हैं और अब ये लग रहा है, ये आशंका है कि तेल के दाम बढ़ेंगे और ठीक ठाक बढ़ेंगे। कच्चे तेल की कीमत 14 सालों के सबसे उच्चतम स्तर पर है। कच्चा तेल अब $140 प्रति बैरल पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम 15 रुपए तक बढ़ सकते हैं, अब बढ़ाने हैं तभी ब्रेक इवन करेंगी कंपनियां, सूत्रों के मुताबिक। और साथ साथ एक और बड़ी मुसीबत यह है कि इसकी वजह से अब रुपया भी कमजोर हो गया है और डॉलर के मुकाबले रुपया अपने बहुत ही निचले स्तर पे पहुंचा हुआ है। 77.01 इसकी डॉलर के मुकाबले इसका जो वैल्यू है अभी वो ये हो गया है, जो कि एक लंबे समय में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि साथ साथ यूरोप के जो यूरो है करेंसी, वो भी काफी गिर गई है।
इस बीच अमेरिकी तेल कंपनी जो शेल है उसने ये कहा है कि वो रूस से पूरी तरह से नाता तोड़ेगी। रूस में सभी पेट्रोल पंप जो शेल के पेट्रोल पंप हैं वो बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। रूस से अब शेल कंपनी तेल नहीं खरीदेगी और ये माफी मांगी है शेल कंपनी ने इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते रूस से शेल कंपनी ने ही तेल खरीदा था जिसके बाद उसकी आलोचना हुई थी। अब शेल के चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस पर माफी मांगी है और कहा है कि अब आगे शेल कंपनी जो है वो रूस से तेल नहीं खरीदेगी। हमारे साथ इसे समझाने के लिए जुड़ रहे हैं दो मेहमान। अजय बंसल हैं अध्यक्ष AIPDA और प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा अर्थशास्त्री जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तेल के दाम बढ़ने, क्रूड ऑयल की कीमत तो लगातार ही बढ़ रही है, $140 प्रति बैरल पहुंच गई है। यहां पे राज्यों में चुनाव थे और तेल के दाम किसी तरह से रोके रहे, बढ़ाए नहीं गए। अब ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 15 रुपए तक बढ़ सकती है डीजल पेट्रोल की कीमत। अजय बंसल साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या कितने बढ़ने की कह सकते हैं हम आशंका है? क्योंकि ये खबर आ रही है कि शायद ब्रेक इवन करने के लिए भी इतने दाम बढ़ाने पड़ेंगे। तो किस तरह की मुसीबत है? दूर दराज हजारों किलोमीटर दूर जो जंग छिड़ रही है उसका असर कैसे पड़ रहा है तेल के माध्यम से यहां पे? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शायद म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट करें खुद को। जी अजय जी, आप सुन सकते हैं? नहीं अजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पे हैं, आप अपने को अनम्यूट करें। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, आप हमें समझा सकते हैं सरल तरीके से कि जो हिंदुस्तान में बैठा शख्स है उसे ये जानना जरूरी है कि जो दूर दराज युद्ध चल रहा है उसका असर हम पे कैसे पड़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर इसका पड़ रहा है? तूफान आने वाला है हमारी अर्थव्यवस्था, इसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि जो $75 पर बैरल था वो $140 पर बैरल हो गया हैगा। और ये ध्यान रहे कि हमारा जो बजट अभी 1 फरवरी को पास हुआ था केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का भी उसके बाद, उसमें जो एस्टिमेट्स होते हैं सॉरी, वो एस्टिमेट्स $75 पर बैरल के आधार पे किए गए थे। अब पहुंच गया हैगा 140। तो आप सोच सकते हैं कि उसका टैक्सेस पे असर पड़ेगा, सरकार की व्यय पर असर पड़ेगा और हमारी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP पर असर पड़ेगा। तो मैं 5-6 असर आपको तेजी से गिना देता हूं। एक तो हमारी विकास दर में कमी आएगी, GDP ग्रोथ रेट में कमी आएगी। दूसरी बात, हमारा जो सरकार का फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ेगा, क्योंकि सरकार एक सब्सिडी देती है, खरीदती है मगर उस पर थोड़ा सब्सिडी देती है। तीसरा कि जो क्योंकि डीजल खासतौर से, मतलब एक तो प्रत्यक्ष असर होता है, डायरेक्ट इफेक्ट प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल का, कि मतलब हमारी आपकी जेब से पैसा जा रहा है, और दूसरा एक अप्रत्यक्ष होता है जो दूरगामी होता है, वो कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है। और ये ध्यान रहे कि हमारी फूड इन्फ्लेशन रेट जुलाई 20 और जुलाई 21 के बीच में RBI के आंकड़ों के मुताबिक फूड इन्फ्लेशन 31% वैसी पहुंच गई थी। सरकार जो मतलब 70 रुपए के बजाय 2 साल पहले जो रेट थी उसको बढ़ाती चली गई है और अपने टैक्सेस बढ़ाती चली गई है। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं, और यूक्रेन और रूस दोनों बड़े उसके उत्पादक हैं, उनसे। चौथी बात, कैपिटल मार्केट्स पे असर आप देख ही रही हैं कि निफ्टी गिरा है भयंकर रूप से, सेंसेक्स गिरा है, और इसका असर होगा सरकार पर। जो सरकार उम्मीद कर रही थी कि LIC की डिसइन्वेस्टमेंट करेगी वो पोस्टपोन करना पड़ेगा। पांचवी बात, जो बॉन्ड डील्स हैं, सरकारी जो बॉन्ड्स जो सरकार इशू करती है उस पे बॉन्ड डील्स बढ़ रही है, यानी कि इंटरेस्ट रेट उन पे बढ़ रही है और बढ़ गई है। सो यानी कि भारत सरकार की तिजोरी से और आउटफ्लो होगा, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट सरकार का बढ़ेगा। छठी बात आपने मेंशन ही कर दी कि रुपए पे आघात हुआ है, यानी कि क्योंकि ऑयल की डिमांड बढ़ी है,
मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ी है क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं जी, तो डॉलर मजबूत हुआ है, इसी वजह से यूरो कमजोर हुआ है, इसी वजह से रुपए भी कमजोर हुआ है। और ये उतनी बुरी बात नहीं है। क्यों बुरी बात नहीं है मैं बताता हूं। इससे हमारे जो आयात हैं वो महंगे होंगे और निर्यात जो है हमारे सस्ते होंगे विदेशियों के लिए। तो हम यानी कि हम कम इंपोर्ट करेंगे और हम इसका फायदा उठा सकते हैं क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकते हैं जी। और ये जरूरी इसलिए है कि इस सरकार के 2014 के आने के बाद 5 साल हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स गिरे थे कुनीतियों की वजह से, और इनको अब बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर इस सरकार इसको बढ़ाती है और आरबीआई को इंटरवीन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने के बावजूद उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, और जरूरी यह है कि डिप्रिशिएट करे तो अच्छा होगा क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उससे, हाँ। और उससे ऑफसेट होगा हमारा जो इंपोर्ट कॉस्ट जो है जी, और जी। इससे फायदा ये होगा कि हमारी ग्रोथ रेट उतनी कम नहीं होगी। तो यानी कि हाँ। सरकार तो, और दूसरी बात, आखिरी बात मैं बात खत्म कर रहा हूँ रघुमा जी, कि भारत सरकार को जो पेट्रोल पंप दाम है वो बढ़ाती चली गई है। तब भी बढ़ा रही थी जब दाम इससे कहीं कम था, 75 भी था डॉलर, मगर अब क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, अब बढ़ाएगी सरकार तो और आम आदमी पे और गरीब आदमी पे आघात होगा। सरकार के पास क्या विकल्प है अगर क्रूड ऑयल बढ़ रहा है? अजय बंसल साहब, अध्यक्ष हैं आप AIPDA के, ये एक तरह से आशंका है कि 15 रुपए तक बढ़ सकते हैं डीजल पेट्रोल के दाम। क्रूड ऑयल अब $140 प्रति बैरल है। जैसा अभी प्रोफेसर मेहरोत्रा बता रहे थे कि जब हमारे बजट भी बना था उस समय 70-75 मैं भूल रही हूँ ऐसे था प्रति बैरल जो है क्रूड ऑयल के जो दाम हैं। तो पूरा ये एक तरह से मामला उलट पुलट गया है, और क्या सरकार के पास, अब चुनाव के चलते थमी हुई थी बात, पर अभी बढ़ाना जो है वो एक तरह से लाजमी हो गया है? देखिए नगमा जी, आपने बहुत अच्छे से पहले तो सब्जेक्ट को पहले ही लोगों को बता दिया। हम दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो एक तरफ जो कि क्रूड जो है वो $140 के करीब जो है पर बैरल चला गया, और एक जो डॉलर है, तो हमारी बहुत सी फैक्टर्स में ये जो दो मेन फैक्टर हैं, ये क्रूड बास्केट के दाम को हमारे इंटरनेशनल दाम को तय करते हैं। हमारे आम जनता के जो खरीद फरोख्त का, जो पेट्रोल का, डीजल का दाम है, उस पर प्रभाव करते हैं। ये क्रूड बास्केट के अंदर जो दो अहम कंपोनेंट है ये। और जैसे कि अब जो है ये जो हमारा सीजन है, वैसे ये देखा जाता है कि ये जो समर सीजन है, ये जो डिमांड कम होने की वजह से क्रूड कम होना चाहिए, और क्योंकि वॉर की वजह से बढ़ रहा है, तो दाम का अगर जो देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय और जो हमारा सरकारी APM डिसमेंटल होने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म डिसमेंटल होने के बाद, जो आने के बाद, ये आपको जो है वो ये दाम जो है वो बाजार के ऊपर छोड़ा गया है। तो बाजार के तौर पे अभी 22 रुपए का जो है वो एक किस्म से इंक्रीमेंट अब ड्यू है। अगर जो ऑयल कंपनी 22 रुपए तक नहीं बढ़ाती है तो वो उनको अंडर रिकवरी 15 का सुन रहे थे आपने कहा कि 22 रुपए तक बढ़ सकता है। 22 रुपए का एक बेयर मिनिमम जो है आज के टाइम पर मेरे हिसाब से, जो हम लोगों का अभी तक 35 साल का हमारा, और ये पिछले करीबन 7-8 साल से जब से ये जो हमारा डेली प्राइस जो मैकेनिज्म चल रहा है, और डेली हम 6 बजे जो पेट्रोल डीजल के दाम जो है सरकारी कंपनियों से लेते हैं, उसमें जो हम देखें तो उसमें 22 रुपए का अंदाजन क्या है, ये अभी 1 रुपए का बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। अब सरकार इसको कैसे लेती है, क्योंकि 22 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और वो अगर जो आप कहते हैं ब्रेक इवन, क्योंकि हर कंपनी जो है वो प्रॉफिट के लिए करती है, उनके भी अपने ओवरहेड होते हैं, तो ब्रेक इवन पे कंपनी कभी काम नहीं करती, तभी वो अंडर रिकवरी है। ये भी देश की संपत्ति है। तो बुरी खबर है एक तरह से लोगों के लिए। अब ये देखना होगा कि सरकार इस पर क्या करती है। जब तक चुनाव थे तो किसी तरह से ये थमी हुई थी ये जो बढ़ोतरी है, लेकिन अब जब चुनाव 5 राज्यों में खत्म हुए हैं तो यही आशंका है कि तेल के दाम बढ़ेंगे और ठीक ठाक बढ़ेंगे। 15 की बात हम कर रहे हैं, अजय बंसल कह रहे हैं 22 रुपए तक बढ़ाने की जरूरत है। तो किस तरह से ये जो इतना बड़ा झटका है वो सरकार क्या कुछ उसको कम करके लोगों को देगी, किस तरह से देगी, ये इस समय एक बड़ा सवाल है। धन्यवाद आप दोनों का बताने के लिए हमें कि क्या असर पड़ रहा है इस युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर, दुनिया भर के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है। जिस तरह ग्लोबल सप्लाई चेन एक दूसरे से अब जुड़े हुए हैं, तो भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है, खास करके तेल के दाम की वजह से। 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं।
5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती शुरू होने में 38 घंटे से भी कम समय रह गया है, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल से असल नतीजों का एक रुझान जरूर सामने आया है। इस पर सभी दल अपने अपने हिसाब से राय रख रहे हैं। जो प्रयास हम लोग कर सकते थे, जो मुद्दे जनता के बीच हम ले जा सकते थे, वो हमने किया है। जनता ने भी अपना मत दिया है। वे चीजें बक्से में कैद हैं। इसे कोई जान नहीं सकता क्या परिणाम होगा जब तक वो बक्से खोलेंगे नहीं। सच्चाई तो यही है। बाकी एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है। मैंने कभी किसी बूथ पे वोट डालते वक्त किसी एग्जिट पोल वाले को आज तक तो देखा नहीं। अब कहाँ से ये डेटा लेते हैं, इनकी भी एक प्रक्रिया होगी, लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक राय है। इस राय से मैं सहमत नहीं। सरकार बनेगी गठबंधन की, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब जो है एक दबाव, मानसिक दबाव बनाने के लिए है उन लोगों पर जो परिवर्तन चाहते हैं। उनके मनोबल को गिराने के लिए एक तरीका है, एक रास्ता है जो उन्होंने अपनाया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को हराने का जुगाड़ और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का जुनून। और ये जुनून जो है वो बहुत साफ ग्राउंड पर जनता का भी दिखाई पड़ रहा था, हमारे कार्यकर्ताओं का भी दिखाई पड़ रहा था। अब 10 तारीख तक हमें इंतजार करना चाहिए। जनता ने जो जनादेश दिया है ईवीएम की मशीनों में बंद है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के सुशासन, लोगों की समावेशी समृद्धि और नीति और नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास बहुत साफ दिखाई पड़ा है। और इस पे कई नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की ये लिख रही हैं कि आवश्यक सूचना एग्जिट पोल देखना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। सुरेश कुमार खन्ना मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, लिख रहे हैं कि 1985 के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई। इस बार वर्षों का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। भाजपा इतिहास रचने जा रही है। प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। तो और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सभी चरण के मतदान खत्म होने के बाद भी कांग्रेस राजनीति के मैदान में सक्रिय रहने की कोशिश कर रही है। आज महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस ने अपने अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत ही महिला मार्च निकाला। इसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची और मार्च में शामिल हुई। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना से एक दिन पहले मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी फिर से चर्चा में हैं। इस बार उनको अपने विधानसभा क्षेत्र भदौड़ के गांव बल्ली में लोगों को दोनों हाथों से बकरी का दूध धोना सिखाते वो नजर आए। चन्नी ने इसका वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इस बार 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा है। उन्होंने अपनी पुरानी सीट श्री चमकौर साहिब के अलावा भदौड़ से भी चुनाव लड़ा है। पूरा एक्सपर्ट बनता है मैं।